समाचारों की शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले बात जो है चारधाम यात्रा की हम करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ अब हो चुका है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। कैसे हैं चारधाम यात्रा के लिए इंतजामात, इसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब चारधाम यात्रा पर आप जाने वाले हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी ये 6 तस्वीरें हैं और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जिस ने चारधाम यात्रा कर ली उसने जन्म जन्मांतर के लिए मोक्ष प्राप्ति कर ली, ऐसा कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हैं। किस प्रकार सुरक्षा के इंतजामात हैं, किस प्रकार लोगों में उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है, जबरदस्त। देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो गई चारधाम यात्रा। खुल गए गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट। मंगलवार को भक्तों के लिए खुल जाएंगे केदारनाथ के द्वार। हर की पैड़ी श्रद्धालुओं के कदम हिमालय की ओर बढ़ने लगे हैं। गंगा में डुबकी लगाकर तमाम भक्त चारधाम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखने लगा है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और भक्तों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही बस स्टैंड पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मौजूद है। 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऋषिकेश से आके देवप्रयाग में भक्तों की भीड़ दिखने लगी है। इन पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं का असर है। शनिवार को मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश की वजह से ठंड बढ़ सकती है, लिहाजा चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अपने वुलन्स वगैरह खूब लेके जाएं, सफिशिएंट लेके जाएं। साथ ही जो इस तरह के कुछ अरेंजमेंट है, जैसे छाता है या पॉलीथीन जो कवर है, इस तरह का जो सूट्स वगैरह हैं, तो वो चीज भी लेके जाएं, जिससे आप जो है ठंड से भी बच सकें और बारिश वगैरह थोड़ी हल्की फुल्की होती है तो उससे भी बच सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों के लिए जगह जगह निर्देश बोर्ड भी लगाए हैं। इस बोर्ड पर भक्तों को मौसम के लिहाज से अपनी तैयारियां पूरी रखने की सलाह दी गई है। बाबा केदार की यात्रा में आखिरी पड़ाव ये गौरीकुंड और यहाँ के आगे अब पैदल चढ़ाई शुरू होती है। चूंकि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था और हर बार कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसलिए देखिए कानूनी व्यवस्था पुलिस संभालेगी, जगह जगह पर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं ये भी पहुंचे हैं। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ का ये जो पूरा स्ट्रेच है, जगह जगह पर ये तैनात होंगे। भगवान न करे अगर कोई अनहोनी होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बचाव की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, रिलीफ ऑपरेशंस की वो एनडीआरएफ की होती है। तो बाबा केदार के धाम में भक्तों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पहुंच चुकी है। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये सर्द हवाएं भी भक्तों के जोश को ठंडा नहीं कर पा रही। भोले के भक्त इस यात्रा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। भोलेनाथ के भक्तों के कदम अब लगातार बाबा केदार के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को बाबा केदार के दरबार के कपाट खुलते ही इन भक्तों को अपने भगवान के दर्शन हो जाएंगे और केदारनाथ के दर्शन मात्र से इन श्रद्धालुओं की ये यात्रा सफल हो जाएगी। सोनप्रयाग से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चारधाम यात्रा की बात जब भी होती है तो इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की बात हमेशा होती है। गंगोत्री यानी जहां मां गंगा का जन्म होता है, उस गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। माता यमुना ने भी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अलकनंदा किनारे बैठे देवादिदेव महादेव के दरवाजे भी भक्तों के लिए अब खुलने वाले हैं। तो मंदाकिनी किनारे भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम, बद्रीनाथ के कपाट भी अब खुलने वाले हैं। भक्तों की भीड़ देवभूमि के अलग अलग धामों की ओर रवाना हो रही है। आज आपको केदारनाथ तक तैयारियों की हर वो झलक हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे बाबा केदार तक पहुंचने से जुड़ी हर वो जानकारी आपको मिलेगी।
साथ ही पट खुलने से पहले बाबा केदार धाम की पहली तस्वीर भी हम गुड न्यूज टुडे आपको सबसे पहले दिखाएंगे। बाबा केदार धाम की चढ़ाई जो कि गौरीकुंड से शुरू होती है, उसके ठीक पहले जो आखिरी बड़ा शहर होगा वो सोनप्रयाग होगा। जितनी 4 पहिया वाहन है, सोनप्रयाग की पार्किंग में रोक दिया जाएगा। आगे आपको यात्रा या तो पैदल तय करनी है या फिर खच्चरों के सहारे। अब सोनप्रयाग में आप जो आगंतुकों की भीड़ देख रहे हैं, फुटफॉल जो अभी से पहुंच रही है, यानी 25 तारीख की सुबह जब तक यात्रियों को यहां से निकाला जाएगा, उसके लिए यहां से घोड़े, खच्चर, साथ ही ये जो पालकी वाले हैं, सब कुछ पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। और पूरा जो सोनप्रयाग है, गौरीकुंड है, ये अपने आप यहां पर दिव्यता ओढ़े हुए है। सब कुछ महादेव की नगरी में तब्दील हो चुका है। जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब भले ही मौसम सख्त हो चुका हो, यहाँ पर जो सर्दी है वो इस समय तापमान 10 डिग्री से भी नीचे, लेकिन बावजूद भोले के श्रद्धालुओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ से यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। तो देखिए, जोश तो है। इस यात्रा को पहले आपको याद होगा बुजुर्गों के लिए जरूरी माना जाता था, लेकिन अब इसे युवा भी लगातार करते हुए नजर आते हैं। इसलिए चार धाम यात्रा का महत्व कितना ज्यादा है, कितना फलदायी है और श्रद्धालुओं के लिए इस यात्रा के क्या क्या मायने हैं, ये आप भक्तों के उत्साह से समझ सकते हैं। हर की पैड़ी शुरू होते ही श्रद्धालु जो हैं हिमालय और की ओर जो है कूच करते हैं, बढ़ते हैं आगे, और कुछ गंगा में डुबकी लगाकर आगे आ रहे हैं, तो कुछ जो है वापसी में गंगा स्नान की योजना बना रहे हैं। कहते हैं इस यात्रा से न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन सफल हो जाता है। हालांकि इस तरह की धार्मिक यात्रा में सात्विकता का पालन करना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। नियम परंपरा के अनुसार ही यात्रा पूरी हो, ऐसा सुनिश्चित करें। चार धाम यात्रा में धर्म के ऐसे कौन से आचरण हैं जिनका पालन श्रद्धालुओं को करना चाहिए? मुख्यतः देखिए, प्रकृति सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण 3 गुणों से बनी हुई है। सबसे बढ़िया सरलतम जो संध्या, एक होती है संध्या, एक होती है वंध्या। 99% लोग वंध्या करते हैं, जिसका व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता है, दोष देते हैं परमात्मा के ऊपर। संध्या का एक समय मुकर्रर है कि संध्या ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेके और सुबह सूर्य उदय तक संध्या होती है। दोपहर मध्याह्न 12 से 2, शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद। अब जब यात्रा में मैं जा रहा हूं तो सबसे पहला मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे तमोगुण चीजों को खत्म करूं। ना लहसुन खाऊं, ना प्याज खाऊं, ना मदिरा खाऊं, ना मांस खाऊं। यात्रा में जाके ब्रह्म मुहूर्त में उठूं और जो मेरे से बनता है स्नान करके अपने आराध्य की, भगवान शिव की, देवी देवताओं की, जो आपके आराध्य है उनकी आप आराधना करो। चाहे 2 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करो। ब्रह्म मुहूर्त में की गई संध्या आपको मनोवांछित फल देती है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे गंगा जी के चरण में हो, चाहे घर में हो। बाबा केदार के जब दर्शन करने जाएं, वैसे कौन से मंत्र हैं जिनको दोहराने से, जिनको कहने से सुखों की प्राप्ति होती है? सबसे बढ़िया सरलतम उपाय, देखिए हर व्यक्ति संस्कृत का ज्ञाता नहीं है, लेकिन हम किसी के घर पे जाते हैं तो सबसे पहले घर के मुखिया को नमस्कार करते हैं। जैसे हम भगवान शिव के यहाँ गए जल लेके, तो सबसे पहले घर के मुखिया के भगवान शिव को प्रणाम के, हे जगत पिता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आज आपके चरणों में आने का सौभाग्य मुझे मिला, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। अब मैंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि मुख से जो शब्द आपके निकलते हैं वही ब्रह्मांड में क्रिया होती है और उन्हीं क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं होती है। तो आपने सबसे पहले प्रणाम किया, फिर जो जल यहाँ से ले गए या वहां से जल लिया, आप ये कहेंगे कि हे जगत पिता, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, एक ये जल लाया हूँ, मेरे जल को आप स्वीकार करो। अब जब जल आप चढ़ाएंगे उस समय आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें। तो देखिए, अगले 5 दिनों तक तीर्थयात्री जो हैं चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन मौसम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब लगातार बना गया। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी ने यात्रा की राह में मुश्किलें जरूर खड़ी की हैं। देखिए, खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन जो है 30 अप्रैल तक रोक दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन पर अब रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी अब नई जारी कर दी है। तीर्थयात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही तीर्थ यात्रा शुरू करने की अपील की गई है। यानी पहले आप सुनिश्चित कर लें किस प्रकार का मौसम है, उसके बाद यात्रा शुरू करें। तीर्थयात्रियों से गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर चलने के लिए कहा गया है। तमाम दुर्घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। सभी मार्गों पर स्वास्थ्य सेवा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं
और यात्रा में तबीयत बिगड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर यात्री जो हैं डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इस प्रकार के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत जबरदस्त होती है। देखिए, बीते साल जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, उससे उत्तराखंड सरकार गदगद नजर आ रही है। यही वजह है कि इस बार चारधाम यात्रा पर निकले तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। केदारनाथ धाम के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं बाकायदा, और बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की सेहत का खास ख्याल रखा गया। देखिए, भक्तों को बाबा केदार के दर्शन का इंतजार। मंगलवार को केदारनाथ के कपाट खुलते ही पूरी होगी श्रद्धालुओं की मनोकामना। देश के तमाम इलाकों से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। केदारनाथ के रास्ते में भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। ऋषिकेश से ही सड़कों पर गाड़ियों का काफिला दिखने लगा है। ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं। वैसे तो पिछले साल भी काफी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम की यात्रा पर आए थे, लेकिन अब महामारी जब देश से लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है तो उत्तराखंड सरकार को यह संभावना लगती है कि शायद इस बार श्रद्धालुओं के चारधाम आने का आंकड़ा लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब तक जो पंजीकरण है वही लगभग 13 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, कई महीनों तक चलेगा। इसके लिए आपको एक शायद मुश्किलें हो सकती है। जब आप ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर जब आप सकरे रास्तों पर आएंगे तो ये गाड़ियों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, लंबी लाइनें दिखाई पड़ेंगी। तो ट्रैफिक जाम की एक समस्या सबसे आम हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, और इसीलिए पूरी व्यवस्था अलग अलग जगहों पर, चाहे वो श्रीनगर हो, देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, जहां पर सकरे रास्ते हैं, गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, ट्रैफिक जाम ना हो, उस चुनौती से निपटना जो है सबसे बड़ी बात है प्रशासन के लिए। और इसीलिए व्यवस्थाएं तो लगाई गई हैं, लेकिन जितनी संख्या है गाड़ियों की, आगंतुकों की, उसके आगे कहीं न कहीं व्यवस्था जरूर धराशायी हो जाती है। केदारनाथ के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इन कैंप्स में श्रद्धालुओं की सेहत की जांच की जाती है। ऊंचाई की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए इन कैंप्स में सभी जरूरी दवाएं मौजूद रहती हैं। अभी जैसे यात्रा जब शुरू होती है तो सबसे ज्यादा आपको किस तरह की शिकायत के मरीज मिलते हैं? शिकायत हो जो हेड ड्रिलिंग और उसका उल्टी वोमिटिंग का टेंडेंसी आता है, वहाँ पे हम लोग दवा देता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड में देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम इज देयर, गैसियस प्रॉब्लम इज देयर, घुटने के दर्द का प्रॉब्लम होता है, कमर दर्द, घुटने दर्द। गौरीकुंड से पहले सोनप्रयाग शहर इन दिनों चारधाम यात्रियों से गुलजार है। देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनप्रयाग से आगे गाड़ियां ले जाने की इजाजत नहीं है। बाबा केदार धाम की चढ़ाई जो कि गौरीकुंड से शुरू होती है, उसके ठीक पहले जो आखिरी बड़ा शहर होगा वो सोनप्रयाग होगा। जितनी 4 पहिया वाहन है उनको सोनप्रयाग की पार्किंग में रोक दिया जाएगा। आगे आपको यात्रा या तो पैदल तय करनी है या फिर खच्चरों के सहारे। अब सोनप्रयाग में आप जो आगंतुकों की भीड़ देख रहे हैं, फुटफॉल जो अभी से पहुंच रही शुरू, यानी 25 तारीख की सुबह जब तक यात्रियों को यहां से निकाला जाएगा, उसके लिए यहां से घोड़े, खच्चर, साथ ही ये जो पालकी वाले हैं, सब कुछ पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। और पूरा जो सोनप्रयाग है, गौरीकुंड है, ये अपने आप यहां पर दिव्यता ओढ़े हुए है। सब कुछ महादेव की नगरी में तब्दील हो चुका है। जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब भले ही मौसम सख्त हो चुका हो, यहाँ पर जो सर्दी है वो इस समय तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है, लेकिन बावजूद भोले के श्रद्धालुओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ से यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। कुछ श्रद्धालु सड़क मार्ग की बजाय हेलीकॉप्टर से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 23 अप्रैल को हेलीपैड पर एक हादसे की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 25 अप्रैल से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होनी थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। सोनप्रयाग के बाद केदार घाटी का अगला पड़ाव है गौरीकुंड। बाबा केदार की पालकी गौरीकुंड पहुंच चुकी है और अब उसे केदार मंदिर तक ले जाया जाएगा। एहतियात के तौर पर
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भी केदार घाटी पहुंच चुके हैं। बाबा केदार की यात्रा में आखिरी पड़ाव ये गौरीकुंड और यहाँ के आगे अब पैदल चढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था और हर बार कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसलिए देखिए, कानून व्यवस्था पुलिस संभालेगी, जगह जगह पर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं ये भी पहुंचे हैं। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ का ये जो पूरा स्ट्रेच है, जगह जगह पर ये तैनात होंगे। भगवान न करे अगर कोई अनहोनी होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बचाव की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, रिलीफ ऑपरेशंस की वो एनडीआरएफ की होती है। तो बाबा केदार के धाम में भक्तों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पहुंच चुकी है। बाबा केदार के दरबार में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन न तो श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी है और न ही प्रशासन की तैयारियों में। कोशिश यही है कि सभी भक्तों को पूरी सहूलियत के साथ बाबा केदार के दर्शन हो और इस 4 धाम यात्रा में कहीं भी किसी श्रद्धालु को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। केदारनाथ से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अक्षय तृतीया के मौके पर यहां मौजूद वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां चंदनोत्सव की परंपरा निभाई गई, जिसमें भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की मूर्ति को चंदन का लेप लगाया गया बाकायदा। और ये त्योहार जो है साल में एक बार ही मनाया जाता है। यही वजह है कि इस मूर्ति के दर्शन भी साल में एक बार ही होते हैं। इस मूर्ति को लेकर मान्यता ये है कि इसकी स्थापना भक्त प्रहलाद ने खुद कराई थी। इस बार के कार्यक्रम में यहां शिरकत करने प्रदेश के डिप्टी सीएम कोट्टू सत्यनारायण भी पहुंचे। उसी की ये भीड़ है, उसी का ये नजारा देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार जबरदस्त आस्था का जनसैलाब इस बार देखने को मिला। खुद डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर ढोक लगाई, हाजिरी लगाई और विधि विधान के साथ पूजा। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, मुंबई के डोंबिवली में वर्ल्ड बुक डे पर स्ट्रीट लाइब्रेरी लगाई गई बाकायदा। इसका मकसद जाहिर तौर पर यही है कि किताबों का प्रचार किस प्रकार से हो, लोगों में किताबों को पढ़ने के लिए जीडी विशा, उनकी जो रुचि है उसको बढ़ाया जाए। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आयोजित की गई इस लाइब्रेरी में लाखों किताबों को रखा गया, जिसे देखने के लिए लोग भारी संख्या पर उमड़े। इसमें देखिए, मल्टी लैंग्वेज उपन्यास, कहानियां, साइंस फिक्शन, अंग्रेजी, मराठी किताबें पेश की गई। खास बात यह रही कि इसे आयोजित करने में इलाके के 200 से ज्यादा संगठन और 6000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। बड़ी बात यह है कि यहां आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने किताबों की एक प्रति उनको मुफ्त भी दी गई। ये विशेषता रही। इस प्रकार से जागरूकता। ये बात चंद्रग्रहण की कर ली जाए। साल का पहला चंद्रग्रहण 5 मई को लगने जा रहा है। इस साल लगने वाला ग्रहण बहुत खास है। साल के दूसरे ग्रहण पर कई महासंयोग इस बार बन रहा है। कहते हैं कि ग्रहण का असर जो है 15 दिन पहले जो है देखने से शुरू हो जाता है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। साल 2023 का पहला ग्रहण काल बीतने के बाद अब बारी है दूसरे ग्रहण काल की। साल 2023 का दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण है। 20 अप्रैल को साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण था, लेकिन भारत में सूतक काल नहीं लगा क्योंकि ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। अब इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या पर तो चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगेगा। 5 मई की रात 8:45 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात 1 बजे खत्म होगा। इसका मतलब यह है कि ये चंद्र ग्रहण 4 घंटे 15 मिनट का होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ रहने के चलते ये हर जगह नहीं देखा जा सकेगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिका और हिंद महासागर में ही ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। साफ है कि साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण की तरह ही पहला चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण में भी यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण लगने पर राहु और केतु का साया
राशियों पर मंडराने लगता है, जिसके चलते सूतक काल का पालन करना पड़ता है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसके चलते धार्मिक और शुभ कार्यों के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पर रोक रहती है। भारत में क्योंकि 5 मई को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण को लेकर सूतक काल नहीं लगेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि जातकों पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। इसका ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। देखिए, 5 मई को चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा की कला मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। जैसे सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने होता है, वैसे चंद्र ग्रहण का प्रभाव 15 दिन होता है। इन 15 दिनों में मन मस्तिष्क में अस्थिरता हो जाती है। किसी भी ग्रहण का सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभाव पड़ना बताया जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस दौरान कई कार्य वर्जित बताए गए हैं। हालांकि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के उपाय भी हैं। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का पाठ चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का पाठ करते हैं तो चंद्रमा का जो कुप्रभाव है, जो राहु और केतु के प्रभाव से मिश्रित होकर के चंद्रमा की किरणें हमारे मन मस्तिष्क कार्य को बाधित करती हैं, इस मंत्र के पाठ से उसका प्रभाव दूर हो जाता है। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण हैं। 20 अप्रैल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि बीत चुका है। दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण है जो 5 मई को लगने जा रहा है। इसके बाद 14 अक्टूबर को लगने वाला तीसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा और फिर 29 अक्टूबर को साल का आखिरी ग्रहण जो कि चंद्र ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात दिल्ली की होगी, दिल्ली एनसीआर की होगी। दिल्ली में देखिए बादलों का जो डेरा है उससे गर्मी से जरूर हमें थोड़ा निजात मिला है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि आने वाले कुछ और दिनों तक ये जो राहत है वो लगातार जारी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार लगातार बने हुए हैं। आसमान में मंडराते ये बादल गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आए हैं। कुछ दिनों पहले जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी, वहीं मौसम का ये बदला अंदाज सुकून का एहसास करा रहा है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में दिन भर मौसम की आंख मिचौली जारी रही। कभी आसमान में घने बादल छा गए तो कभी खिली धूप ने मौसम का मिजाज बदलने की कोशिश की। हालांकि अब धूप में भी पहले जैसी तपिश नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मी से ये राहत आने वाले कुछ और दिन जारी रहेगी। मैदानी इलाकों में मौसम मेहरबान है तो पहाड़ी इलाकों में भी ठंड का असर दिख रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। एहतियात के तौर पर केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, जबकि अन्य तीनों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। मौसम में इस बदलाव ने दिल्ली एनसीआर और दूसरे मैदानी इलाकों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि 28 अप्रैल के बाद गर्मी एक बार फिर तेवर दिखाएगी, लेकिन तब तक गर्मी से ये राहत किसी सौगात से कम नहीं है। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात एक खास मैराथन की हो जाए। देखिए, दिल्ली में सिखों की मैराथन का आयोजन किया गया बाकायदा, और इसकी अगुवाई जो है 112 साल के बुजुर्ग ने की, जिनका नाम जो है 100 से ज्यादा उनके नाम मैराथन दौड़ने के लिए दर्ज है। बड़ी बात यह है कि 100 साल की उम्र में इन्होंने दौड़ पूरी करके अपना नाम जो है सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के तौर पर दर्ज करा दिया। सुपर सिख बैसाखी मैराथन 2023 का। इस मैराथन की थीम रखी गई से नो टू ड्रग्स एंड फिट इंडिया। इस मैराथन की अध्यक्षता की 112 साल के फौजा सिंह ने।
फौजा सिंह अपने में ही एक सुपर सिख है और कई मैराथन में भाग ले चुके हैं। अमृत महोत्सव और बैसाखी को लेकर सिखों का ये जोश इन्हें दिल्ली की सड़कों पर ले आया, जहां से देश के लिए एक संदेश दिया गया। इस संदेश में स्वस्थ भारत की कामना है तो फिट इंडिया की मुहिम भी, जिसके लिए मैराथन में बच्चे, किशोर, जवान और बुजुर्गों ने खुद को आजमाया। युवाओं को नशे के प्रति भी जागरूक करने का लक्ष्य इस मैराथन में रखा गया। इसे नाम दिया गया सुपर सिख मैराथन 2023, जिसकी अगुवाई 112 साल के बुजुर्ग फौजा सिंह ने की, जो 100 से ज्यादा मैराथन में दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। इसमें उनका साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल हुए। इसके अलावा सैकड़ों सिखों के साथ दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर फौजा सिंह ने साफ कहा कि युवाओं को खुद के लिए जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें खुद से प्यार करने की जरूरत है। नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा, सेहत के अलावा और चीज कोई चंगी नहीं। अपना सेहत कायम रखो, दौड़ो भजो, तो शरीर ना प्यार रखो, शरीर ना। नौजवानों ने ये कहना, कोई वाधु चीज ना खाओ, रोटी खाओ, दूध पियो, घी खा लो। नौजवानों ने कहना दौड़ो भजो, तालो बुरे कमारा तालो कोई नहीं सकता। फौजा सिंह की पहचान टर्बैन टॉर्नेडो के नाम से है। इन्होंने 1994 से दौड़ना शुरू किया और बड़ी बात ये कि 100 साल की उम्र में भी इन्होंने मैराथन में जब हिस्सा लिया तो दौड़ पूरी की। ऐसा करने वाले ये सबसे उम्रदराज शख्स हैं। इस आयोजन को लेकर सांसद विक्रमजीत का साफ कहना है कि ऐसे आयोजन हमें नई ऊर्जा देते हैं और हम अपने इतिहास से सीखते हैं। आज फौजा सिंह भी आए हैं जो 112 साल के मैराथन रनर है। उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप दौड़ोगे, फिजिकल फिट रहोगे और फिर आप नशों से दूर रहोगे, क्योंकि पंजाब में भी पहले पहलवानी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी और नौजवानों को हमें जो जैसे फिट इंडिया का प्रोग्राम है और उसमें हमें प्रेरित करना है और अगर वो फिट रहेंगे तो फिर फिटनेस की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ही ध्यान रहे। मैराथन में हिस्सा लेने वाले इससे खासे खुश नजर आए। कितने साल के हो? 15। कितने किलोमीटर के मैराथन में दौड़े? 5 किलोमीटर। सुबह कितने बजे आ गए थे? मैं 7:40, 7 बजे, मतलब 6:30 बजे आ गई। अगर एक संदेश देना हो दुनिया को तो बस अपने ऊपर ध्यान दो, किसी के ऊपर फिक्र मत करो, क्योंकि अपनी लाइफ है, अपने आप जियो, जो पसंद है वो ही करो। मैंने 4 किलोमीटर, मैं बीच में टर्न हो गई थी। तो ये थीम है से नो टू ड्रग्स एंड फिट इंडिया, कोई संदेश देना चाहिए? ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स। इससे बॉडी भी खराब होती है और हेल्दी भी नहीं रहते हम। दौड़ना कितना जरूरी होता है सुबह सुबह? 3 किलोमीटर डेली। यस। आप दौड़ती हैं? यस, वॉक करती हूँ। ऐसे आयोजन का मकसद युवाओं में नई ऊर्जा भरना है, साथ ही उस नए हिंदुस्तान को नई उम्मीदें देना है जो देश की जरूरत के मद्देनजर कुछ नया कर सके और देश को कुछ नया दे सके। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।